अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको वाटर का चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में द वाटर पढ़ा रही हूँ और इस वाटर में अब हमने मज़ीद क्या बात करनी है। हमने इस लेक्चर में ये देखना है कि हमारे पास जो हार्ड वाटर में परमानेंट हार्डनेस आ जाती है उसको कैसे रिमूव करना है। उसका थोड़े से तरीके हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो तरीकों को ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि हम परमानेंट हार्डनेस को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। मैंने आप सबको बताया था कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आप कभी भी बॉइलिंग जैसा सिंपल मेथड यूज़ नहीं कर सकते। आपको कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन केमिकल से आप वाटर को गुजारेंगे, उसके बाद उसकी परमानेंट हार्डनेस रिमूव होगी। ठीक है, हमारे पास दो तरीके होते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। एक होता है वॉशिंग सोडा का तरीका और दूसरा होता है सोडियम जियोलाइट का तरीका। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इनकी समझ आ जाएगी तो फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट को लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको समझा देती हूँ। वॉशिंग सोडा का किस तरह से हमने यूज़ करना है। जाहिर सी बात है, हमने कोई ऐसा रिएक्टेंट लेना है जो वाटर को हार्ड कर रहा है। ठीक हो गया, वाटर को हार्ड कर रहा है वो रिएक्टेंट हम लेंगे, तभी तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगा ना। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ले लिया है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आप सबको पता है, पहले मैं बात करूंगी वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है और ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए, क्योंकि एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के चैप्टर में हमने कुछ सॉल्ट्स पढ़े थे जिसमें हमने इस वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस किया था। ठीक हो गया। अब दूसरी साइड पे क्या आ जाता है, जाहिर सी बात है परमानेंट हार्डनेस की बात हो रही है, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा ही सॉल्ट होगा ना जिसके अंदर सल्फेट है या क्लोराइड है। ठीक हो गया, सल्फेट वाला सॉल्ट हम ले लेंगे और सल्फेट वाला कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये सल्फेट आपके पास रीजन है कि वाटर में परमानेंट हार्डनेस हो रही है। कंफ्यूज नहीं होना। आपने अपने वाटर की हार्डनेस में जब टेम्परेरी हार्डनेस पढ़ी और उसके रिमूवल के तरीके पढ़े, तो उसमें आपने रिएक्टेंट साइड पे बाइकार्बोनेट लिया था। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट रीजन है कि आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस है। अब हम वो वाला रिएक्टेंट ले रहे हैं जो परमानेंट हार्डनेस कॉज करेगा, और वो हम सबको पता है कि सल्फेट्स होते हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। एक आपके पास रिएक्टेंट है वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, दूसरा आपके पास रिएक्टेंट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या चीज़ है? कैल्शियम सल्फेट स्टूडेंट्स आपके पास वो वाला सॉल्ट है जिसकी वजह से वाटर की परमानेंट हार्डनेस हो रही है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने कुछ नहीं करना, खैर इनका रिएक्शन होगा आपस में। और रिएक्शन किस तरह से होगा कि अब ये क्योंकि दोनों आपके पास सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स में आपको पता है किस तरह से एक्सचेंज होता है। सॉल्ट में आपके पास एक सॉल्ट का पॉजिटिव दूसरे सॉल्ट के नेगेटिव पार्ट से जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम के साथ से ये कार्बोनेट अलग हो जाएगा और ये कार्बोनेट जाके दूसरे कैल्शियम सल्फेट जो सॉल्ट है ना उसके पॉजिटिव पार्ट से अटैच हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आपके पास सॉल्ट्स है, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। रिएक्शन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि ये सॉल्ट्स के चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। होगा सिर्फ क्या कि आपके पास क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, कार्बोनेट माइनस का चार्ज है, कैल्शियम आप सबको पता है पॉजिटिव है, सल्फेट के ऊपर माइनस का चार्ज है। डिटेल नहीं बताई जाएगी यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि एक सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट दूसरे सॉल्ट के नेगेटिव पार्ट से अटैच हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा नेगेटिव पार्ट है? वो है कार्बोनेट। इस सॉल्ट में कौन सा पॉजिटिव पार्ट है? वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक नया सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया अलहदा। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या चीज़ें रह गई हैं? उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये सोडियम रह गया है और ये सल्फेट रह गया है, तो इन दोनों का भी आपस में रिएक्शन हो जाएगा और आपके पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये बातें समझ में आ गई आप सबको कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है? बहुत ईजी रिएक्शन है, मुश्किल रिएक्शन ये बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। आपके माइंड में अब क्वेश्चन ये आएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट भी तो आखिर हमारे पास हार्डनेस कॉजिंग एजेंट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से भी तो वाटर रहेगा तो हार्ड ही। तो स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से भी वाटर हार्ड रहता है, लेकिन वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव हम बहुत आराम से कर सकते हैं जब हमने वाटर को बॉईल कर देना है। तो बेशक आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बोनेट्स बन रहे हैं, लेकिन ये हार्डनेस कॉज कर देंगे वाटर की, लेकिन आप उसको मजीद बॉईल कर दें। जितना आपने तरीके पढ़े ना टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के, वो अब आपने इनके ऊपर अप्लाई कर देने।
तो इससे क्या होगा कि आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और आपका जो वाटर है वो कंप्लीटली सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि पेपर में हमने क्या ये बात पूरी तरह से लिखनी है, पूरी तरह से बतानी है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना है, फिर उसको गुजारें सॉफ्टनिंग के तरीकों से जो हमने टेम्परेरी हार्डनेस में पढ़े। तो नहीं, ये मैंने सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बात की है। आपने जब पेपर में परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका पूछा जाएगा, सिर्फ इतनी ही बात लिखनी है। ठीक हो गया, आपका ये एक रिएक्शन हो गया। अब दूसरा हमने क्या किया, हम किस किस के सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, हम कैल्शियम का सॉल्ट पढ़ रहे हैं, हम मैग्नीशियम का सॉल्ट पढ़ रहे हैं। तो जब हम सॉल्ट्स ही दो तरह के पढ़ रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे दोनों तरह के सॉल्ट से कंसिडर करेंगे कि रिएक्शन किस तरह से होता है। मैंने यहाँ लिख दी है ताकि आपको भूले ना कि जब हम वाटर की हार्डनेस की बात करते हैं तो दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, एक कैल्शियम है, एक मैग्नीशियम है। ठीक है, कैल्शियम के सॉल्ट से आपने हार्डनेस किस तरह रिमूव की वो हमने पढ़ लिया। अब वही वॉशिंग सोडा है, वही सोडियम कार्बोनेट है, उसको आपने गुजारना है मैग्नीशियम सल्फेट से। क्यों? क्योंकि सल्फेट आपके पास वो रिएक्टेंट है जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस कॉज कर रहा है। तो अब क्या होगा, आपका यहाँ पे भी रिएक्शन उसी तरह से होगा। मैग्नीशियम पॉजिटिव पार्ट है, ये इसके नेगेटिव पार्ट से अटैच हो जाएगा उस सॉल्ट के जो कि कार्बोनेट है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। पीछे क्या चीज़ें रह जाएंगी, मैग्नीशियम के साथ का सल्फेट रह जाएगा और कार्बोनेट के साथ का सोडियम रह जाएगा। सोडियम सल्फेट एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और ये रिएक्शन आपके पास इस तरह हो जाएगा कंप्लीट। ये बातें समझ में आ रही हैं? डिटेल में नहीं बताया गया क्योंकि सॉल्ट्स के चैप्टर में हम ये रिएक्शन इस तरह से डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये वाले इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। आपने जो फिजिकल फॉर्म्स हैं ये लाजमी लिखनी है स्टूडेंट्स। वो क्यों लिखनी है आपने, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास देखें ये जो फिजिकल फॉर्म्स होती हैं इससे पता लगता है कि रिएक्शन किस तरह प्रोसीड कर रहा है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कौन सी स्टेट में थे जब रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, इससे ये फिजिकल स्टेट्स लाजमी लिखनी है, इनको भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करें, ये लिखें। कुछ तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बातें हैं ना कि देखें वॉशिंग सोडा भी आपके पास एक्वस ही होगा, कैल्शियम सल्फेट भी एक्वस ही होगा, वाटर में डिजॉल्व्ड है। कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है ना, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में अलहदा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह सोडियम सल्फेट आपके पास एक्वस फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि वो वाटर में फिर भी डिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से आपको मैं समझा दिए। यहाँ पे भी देख लें, सोडियम कार्बोनेट एक्वस फॉर्म में, वही वॉशिंग सोडा है। मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में, वही आपके पास जो सॉल्ट परमानेंट हार्डनेस कॉज कर रहा है। और साथ ही साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्योंकि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये अलहदा से सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये वाले रिएक्शंस हमारे इजी थे जो हमने वॉशिंग सोडा से पढ़ने थे। अब अगले रिएक्शन की तरफ आए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कि सोडियम जियोलाइट यूज करना है जिसको कहते हैं आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर इसको क्यों कहते हैं? आयन एक्सचेंजर का मतलब ये होता है कि एक आयन जो ऑलरेडी इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा ना, ये जो आपके पास पूरा कंपाउंड है सोडियम जियोलाइट, इसके अंदर जो एक आयन प्रेजेंट होगा वो आयन इसके अंदर से निकलेगा और दूसरा आयन इसके अंदर आके अटैच हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? जियोलाइट का कंपाउंड हम ले रहे हैं, ठीक है, जियोलाइट ले रहे हैं कंपाउंड। जियोलाइट क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ, पर जियोलाइट का कंपाउंड ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें से उसको वाटर के थ्रू पास कर रहे हैं ताकि उसके अंदर जो एक आयन मौजूद है वो निकले और दूसरा आयन उसकी जगह आके अटैच हो जाए। कॉन्सेप्ट समझे, कैसे अटैचमेंट है वो अभी आप पढ़ लेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ के चलें। आयन एक्सचेंजर इसको इसलिए कहते हैं, मैं आपको आयन का एक्सचेंज क्यों बता रही हूँ क्योंकि सोडियम जियोलाइट को आयन एक्सचेंजर कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमने यूज़ क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमने ये करना होता है कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का रेजन लेना होता है। रेजिन क्या चीज़ होती है? रेजिन अगर मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना, तो आपने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर अक्सर एक विस्कस सा लिक्विड आ जाता है, थोड़ा स्टिकी टाइप सा होता है, उसको रेजिन कहते हैं। ठीक है, अब ये पॉलीमराइजेशन के प्रोसेसेस में रेजिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और यहाँ पे हम इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वाटर की हार्डनेस को रिमूव करना है। तो ये बेसिकली एक केमिकल है जिसको हमने यूज़ करना है वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए। ये आपके पास जो जियोलाइट होता है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ये किसका, ये जो है ना आपके पास सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जियोलाइट्स आपके पास होते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड का मतलब होता है इसके अंदर वाटर भी अटैच्ड है। हाइड्रेटेड का मतलब आपको समझ आ रहा है ना, ये जो आपके पास एल्यूमिनियम सिलिकेट है इसके अंदर वाटर भी अटैच्ड होगा। अब इसके अंदर वाटर अटैच्ड है और साथ इसके मैंने आपको कहा आयन एक्सचेंजर की बात हो रही है, तो कोई ना कोई आयन अटैच होगा। कौन सा आयन अटैच्ड है इसके साथ? आपने देख लिया स्टूडेंट्स के सोडियम अटैच्ड है। गौर से सुनने वाली बातें हैं, यहाँ पे आके कंफ्यूज नहीं होना आप सबने। आपके पास जियोलाइट आपने लिया है, जियोलाइट हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट का सॉल्ट है, आपने वो ले लिया। अब क्या होता है, इसके अंदर कोई ना कोई आयन अटैच्ड है, जिस आयन ने रिमूव होना है, जिसकी जगह कोई और आयन आके अटैच होना है। वो कौन सा आयन है जिसने रिमूव होना है? वो है सोडियम।
ठीक हो गया। सोडियम जियोलाइट को आपने वाटर से पास करना है स्टूडेंट। सोडियम जियोलाइट, जब हम सोडियम जियोलाइट की बात करते हैं ना, तो जियोलाइट का पूरा आपने फॉर्मूला नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि देखिए सोडियम आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड है, जियोलाइट नेगेटिव है। उसकी इतनी डिटेल में अभी, क्योंकि एक तो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जो पूरा का पूरा केमिकल कंपाउंड है, ये छोटा कंपाउंड नहीं, ये थोड़ा लंबा कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसके लेंथी होने की वजह से हम सिर्फ उतना पार्ट लिख रहे हैं कि जितना हमारे पास रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। जियोलाइट्स की जहां पे भी बात आएगी ना, आप सबने याद रखना है, जियोलाइट्स हमेशा मेजॉरिटी टाइम्स ये इसीलिए यूज होते हैं ताकि वाटर की हार्डनेस को रिमूव किया जा सके। बात समझ में आ रही है? तो जियोलाइट्स यूज इसलिए होते हैं, और ये जो जियोलाइट्स होते हैं ना, ये एज इट इज रहते हैं, इनके साथ जो आयन अटैच्ड है वो चेंज हो जाता है, फिर आपके वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो सोडियम जियोलाइट लिया। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट क्या चीज है? वाटर है, उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट है, क्योंकि वो परमानेंट हार्डनेस कॉज कर रहा है, इसलिए हमने कहा ये एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में लिया। आयन की रिप्लेसमेंट होगी। सोडियम आयन ऑलरेडी अटैच्ड है, गौर से सुनने वाली बात है, सोडियम आयन ऑलरेडी अटैच्ड है, सोडियम प्लस आयन है, पॉजिटिव चार्ज आयन है, इसका मतलब है इसकी जगह कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन ही आके लगेगा ना। अगर आयन एक्सचेंज होगा तो कोई ना कोई यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन आके लगेगा, क्योंकि सोडियम खुद पॉजिटिवली चार्ज आयन है। अब सोडियम की जगह स्टूडेंट्स आप देख लें कि रिएक्टेंट साइड पे ऐसा कौन सा आयन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो आपके पास कैल्शियम है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सोडियम की जगह लग जाएगा कैल्शियम, ठीक है। जियोलाइट एज इट इज रहेगा, जियोलाइट का काम ही ये है कि उसने परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी है, तो कैल्शियम आके अटैच हो जाएगा उस जियोलाइट से, और आपके पास प्रोडक्ट साइड पे बन जाएगा कैल्शियम जियोलाइट। एक तो जरूरी चीज ये है कि ये जियोलाइट एज इट इज रहता है। दूसरा जरूरी चीज ये है कि स्टूडेंट्स इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, इसीलिए हमने उसको ना पढ़ना है ना उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करनी है, लेकिन ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि जियोलाइट का काम क्या है। जियोलाइट आयन एक्सचेंजर है। आयन एक्सचेंजर का मतलब है कि ये आयन एक्सचेंज करेगा, अपने आयन की जगह दूसरा आयन डाल देगा जो इसके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो कैल्शियम आ गया जी सोडियम की जगह, आपके पास कैल्शियम जियोलाइट बन गया, और सोडियम आपके साथ फिर जाहिर सी बात है ये जो सल्फेट रह गया उसके साथ जाके अटैच करेगा, उसके साथ अटैच करने से यहाँ बन जाएगा सोडियम सल्फेट। ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, सब वाटर के अंदर हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? जियोलाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आयन एक्सचेंजर इसको हम क्यों कह रहे हैं, ठीक हो गया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो रेजिन हमने यूज किया, रेजिन था ना, ये जो पूरा जियोलाइट यूज किया, ये रेजिन है बेसिकली इस सॉल्ट का, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का रेजिन है। रेजिन का मतलब मैंने आपको बता दिया विस्कस सा लिक्विड होता है, ये पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। यहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ये बेसिक्स है, यही बस आपको पता होनी चाहिए, इनकी डिटेल आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए डिटेल में पढ़ा के आपको कंफ्यूज भी नहीं करूंगी। अब ये जो रेजिन है ये यूज हो गया ना, एक तरह से यूज कैसे हो गया कि उसने अपनी जगह कोई और आयन डाल दिया लाके। तो सोडियम जो जियोलाइट था उसको तो आप कह रहे थे कि वो उसका रेजिन है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का, लेकिन अब वो उसकी चेंज हो गई, वो हालत चेंज हो गई, क्योंकि उसकी जगह आयंस का जो है वो एक्सचेंज हो गया। आप इस रेजिन को रीजनरेट भी कर सकते हैं। बेशक ये यूज हो गया, उसने वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी थी, वो यूज हो गया, लेकिन आप इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं, दोबारा से भी बना सकते हैं। दोबारा से कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? ये ऐसे बनता है कि आप कैल्शियम जियोलाइट ये है ना, अब ये कैल्शियम जियोलाइट है, हकीकत में ये क्या था? ये सोडियम का सॉल्ट था। सोडियम यहाँ पे अटैच करवाना है, क्या करें? सोडियम का कोई ऐसा सॉल्ट यूज कर लें जो फिर से अब यहाँ के अटैच हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस लेकिन वाटर के अंदर नहीं करना, वाटर को वापस नहीं उसके सॉल्ट्स देने, ये वाला प्रोसेस हम अलहदा से करते हैं ताकि जो जियोलाइट हमने यूज किया वो हम दोबारा से रिवर्स में जाके मैन्युफैक्चर कर लें, ठीक है। वो ज़ाया भी नहीं होता, वो दोबारा बन भी जाता है बड़े आराम से। क्या करना है? कैल्शियम जियोलाइट लेना है आपने, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट ऐड कर देना है। सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में होता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जौन सा सॉल्ट जो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा ना, उसकी जगह दूसरा आयन आके अटैच हो जाएगा। अब सोडियम क्लोराइड अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब कि इसमें वाटर कम है, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये जो सोडियम यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसकी क्वांटिटी क्योंकि बढ़ जाएगी, इसकी जगह स्टूडेंट्स आपके पास आके दोबारा से क्या अटैच हो जाएगा? सोडियम जाएगा जियोलाइट के साथ और आपको क्या कैल्शियम अंदर से निकाल देगा। इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है ताकि सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो। जितनी सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा, उतना सोडियम इस कैल्शियम को जल्दी रिप्लेस कर लेगा। तो क्या हुआ ये देख लें, अब आपके पास कैल्शियम को रिप्लेसमेंट करने के बाद, कैल्शियम की रिप्लेसमेंट करने के बाद सोडियम जियोलाइट दोबारा बन गया, सोडियम जियोलाइट बन गया और साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि सोडियम तो यहाँ पे जाके जियोलाइट के साथ अटैच हो गया, हमारे पास कैल्शियम रह गया था, हमारे पास क्लोरीन रह गया था, कैल्शियम क्लोराइड बन गया।
और इस तरह से आपने जो अपना जियोलाइट था उसको दोबारा से रीजनरेट कर लिया, जिसके लिए हम कहते हैं कि हमने अपना रेजिन रीजनरेट कर लिया। ये बातें समझ में आ रही हैं? पेपर में रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ परमानेंट नहीं टेम्परेरी हार्डनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ये केमिकल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे कौन सी चीज़ कब प्रेजेंट थी, क्यों प्रेजेंट थी, वहाँ क्यों यूज़ हुई है। मैंने आपको सारी रीजंस बताई हैं। जियोलाइट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था लेकिन रिएक्शन बहुत ईजी है। साथ ही साथ सॉल्ट्स के ये जो वॉशिंग सोडा की वजह से रिएक्शन हो रहा है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ डिटेल में इसलिए नहीं बताया इनका एक्सचेंज, क्योंकि सॉल्ट्स किस तरह रिएक्ट करते हैं ये बातें हम पहले कर चुके हैं। बेशक आपने ये रिएक्शन पहले नहीं पढ़ा होगा लेकिन उसका तरीका आपको ज़रूर आता है। इस तरह से क्या हुआ कि वॉशिंग सोडा का भी हमने देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि सोडियम जियोलाइट कैसे एक्ट करता है। वॉशिंग सोडा के बारे में पेपर में पूछा जाए या जियोलाइट के बारे में, याद रखना है कि ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। जब भी आपने डिफरेंस लिखना है टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में, और अगर क्वेश्चन आ गया है लॉन्ग क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स लाजमी इस बात को मेंशन करें कि वाटर में जो टेम्पररी हार्डनेस है वो बॉइलिंग से रिमूव हो सकती है, लेकिन वाटर में परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव नहीं हो सकती। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल चाहिए होता है। अब आपको पता लगा कि इनके नाम टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्यों है। वो इसीलिए है कि टेम्पररी हार्डनेस का मतलब है उसको रिमूव करना बड़ा आसान है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना उतना ही मुश्किल है। साथ में आपके पास ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस आने के बाद अगर रिएक्शन ना लिखें, खास तौर पे 10th की केमिस्ट्री में अगर रिएक्शंस ना लिखें तो फिर ऐसे लगता है स्टूडेंट को केमिस्ट्री समझ ही नहीं आई। ये रिएक्शन सुन के शायद कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा लेकिन रिएक्शन याद नहीं होंगे ये सारे के सारे जब तक आप इनको दोबारा लिखेंगे नहीं। आप इनको दोबारा लिखें, दोबारा प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। पेपर में आते हैं आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी बैलेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेमिंग होती है ना कंपाउंड्स की, इसको आपने वॉशिंग सोडा तो कह दिया लेकिन पहले भी हम पढ़ चुके हैं सॉल्ट्स के चैप्टर में कि इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ये नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक्स है केमिस्ट्री की। बेसिक पता होगी तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो आप क्या किया करें कि जब रिएक्शन लिखते हैं ना इस तरह से इसको रीड किया करें कि सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज रिएक्टिंग विद कैल्शियम सल्फेट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है। 2 से 3 दफ़ा आप इस तरह से लिखेंगे आपको रिएक्शन पूरा का पूरा याद हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी याद हो जाएगा कि इन सारे के सारे कंपाउंड्स के नाम क्या हैं। केमिस्ट्री की बेसिक्स हैं, ये आनी चाहिए। जियोलाइट का कॉन्सेप्ट अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ डू यू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर यूजिंग सोडियम जियोलाइट। आपने ये लाजमी बताना है कि सोडियम जियोलाइट आयन एक्सचेंजर के तौर पर एक्ट करता है, आयन एक्सचेंजर के तौर पे एक्ट करता है, आयन को एक्सचेंज करता है, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में यूज करते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, मैं दोबारा कह रही हूँ, परमानेंट हार्डनेस की रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो टेम्पररी हार्डनेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं एम्फोसाइज क्यों कर रही हूँ क्योंकि आपको ये रिएक्शंस ना भूलें। रिएक्शन मुश्किल नहीं है, रिएक्शन आसान है। साथ ही साथ सोडियम जियोलाइट का जब भी जिक्र करें पेपर में, साथ ही साथ इस रेजिन को रीजनरेट करने का जिक्र भी करें, ठीक है। अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों की, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट उतना नहीं है। दूसरा, अगर आप डिटेल देखेंगे इन चीज़ों की आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो मैं आपको जितनी बातें बता दी हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के बारे में कि ये आपके पास सॉल्ट है, हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है, जियोलाइट है, साथ ही साथ इसका रेजिन यूज़ होता है। रेजिन का मतलब ये होता है कि ये आपके पास एक ऐसा पॉलीमर है जो आपने देखा भी होगा प्लांट्स पे लगा होता है, ठीक है। ये ऐसा पॉलीमर है जो यहाँ पे आपके पास वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज हो रहा है। बस इसकी रीजनरेशन का तरीका आपको आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि सोडियम जियोलाइट में कौन सा रेजिन यूज हो रहा है। ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनकी प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितने तरीके बताए हैं ना कि आपने परमानेंट हार्डनेस को किस तरह से रिमूव करना है, इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं एक तो वो बहुत इजी हैं, ठीक है। इनको देख के आपने घबराना नहीं है, बहुत इजी है, आप इनकी दोबारा प्रैक्टिस करें। मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती जब हम उसको टाइम पे पढ़ लेते हैं और उसको टाइम पे समझ लेते हैं। तो आप इसकी दोबारा प्रैक्टिस करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।